कि यूपी सरकार को कमजोर करने के लिए, यूपी सरकार के मुख्यमंत्री को कमजोर करने के लिए ये यूजीसी नियम लाया गया था। किसी की हिम्मत नहीं भाजपा को फिलहाल कोई हरा सके, केवल बीजेपी के ही कुछ शीर्ष नेतृत्व ही हराने की कोशिश में है बाबा। माननीय मोदी जी के बाद में वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि बाबा अगर मजबूत रहा तो बाबा का नंबर आएगा और अगर बाबा कमजोर हो गया तो बाबा का नंबर। ऐसा है केशव प्रसाद मौर्य जी तो मोहरा हैं, किसके? ये अमित शाह जी के मोहरा हैं। जिस दिन बाबा अलग हो गया ना, उस दिन एक भी राज्य में बीजेपी नहीं गई। मैं बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ। अरे पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस गोली खाने के लिए बनी है क्या भैया? बिल्कुल सीधी बात है, बदमाश गोली चलाएगा तो पुलिस भी गोली चलाएगी और बदमाश तो मरेगा। जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचता है तो भगवान जन्म लेते हैं। योगी जी भगवान है। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज के मंच पर आज हमारे मेहमान सतवीर सिंह एयरमैन हैं। और एयरमैन इसलिए बोलते हैं कि आप वायुसेना में आपने बहुत लंबे समय काम किया। 1984 में आप एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। आप शांति सेना में श्रीलंका के साथ में कई देशों में गए, उस सेना में आप शामिल थे। इसके अलावा 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, युद्ध में क्या आप सेनानी हैं, युद्ध आपने लड़ा है। आपको तमाम पता है कि कारगिल युद्ध कैसा हुआ था और वो कारगिल की चोटियों पर किस तरह फतेह किया भारतीय सैनिकों ने। हम जानकारी करेंगे, बात करेंगे। एयरमैन साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत 7 इंडिया न्यूज के मंच पर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? पंडित जी ठीक हैं। ठीक। तो आप तो कारगिल युद्ध में रहे। हाँ जी, कारगिल युद्ध में आप रहे। जी जी जी। तो इसके पहले शांति सेना में भी आप श्रीलंका के देशों में गए होंगे आप। 99 में मैं जाफना ट्रिंकोमली यहाँ रहा था। श्रीलंका भी गए थे? हाँ, श्रीलंका में जाफना जगह है ना, वहाँ पर जाफना। हाँ, ट्रिंकोमली में मैं ज्यादा रहा था। जब कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, तब कारगिल युद्ध में वहाँ भाग लेने का भी हाँ, हमने पार्टिसिपेट किया था उसमें। कहाँ पे थे? कारगिल में हमारी यूनिट ले थी, फिर उधर से ट्रांसफर हो गया था कारगिल में। अच्छा। तो आप रिटायर होने के बाद में 2007 में आप सेवानिवृत्त हुए सेना से जी। और लगातार आप सामाजिक जो मुद्दे हैं उन्हें लगातार उठाते हैं। हम देख रहे हैं कि लोनी में आप सोशल मीडिया पे लगातार हम देखते रहे कि आप लगातार बोलते हो। जब गलत बात होती है तो आप पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ भी बोल देते हो। हमने देखा कई बार जो लोनी के विधायक है उसके खिलाफ भी आपने कई बार बोला। आपकी वीडियो आई थी अभी 1-2 महीने पहले, आप लखनऊ में थे, वहाँ से आपने लाइव किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आप जो थे जी। तो इन सब मुद्दों पे आपसे बात करेंगे जी। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, एयरमैन साहब वैसे बाईकास्ट गुजर हैं, हालांकि इनके मन में, ये तो सैनिक है, सैनिक इनके मन में हमेशा राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं। जब हम एयरमैन साहब से जाति की बात करते हैं तो बहुत डांटते हैं लोगों को कि जाति की बात नहीं होनी चाहिए। अगर जाति की बात होगी तो इससे देश कमजोर होगा, राष्ट्र कमजोर होगा। और उन रणबांकुरों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनकी बदौलत हम लोग आज़ाद हुए, अब आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ना जाने कितने लाख लोग जो है को यातना दी गुलाम भारत में, कितने लोग शहीद हुए। तो शहादत उन्होंने इसलिए नहीं की थी कि जब देश आज़ाद होगा तो देश जात पात में बट जाएगा, देश जातियों में विभाजित होगा, टिप्पणी होगी, आपस में जाति के नाम पर लोग लड़ेंगे। उनका सपना था कि देश आज़ाद होगा तो अपना वर्चस्व होगा, देश के लोग आज़ादी के साथ में रह सकेंगे, आज़ादी के साथ अपनी बात रख सकते हैं और देश तरक्की करेगा। सोने की चिड़िया हैं। देश आज़ादी के बाद में जिन मूल्यों पर देश आज़ाद हुआ, आज हम देख रहे हैं कि देश जात पात में इतना बटा हुआ है कि तमाम सब चीज़ जाति पर होती है। एयरमैन साहब, यूजीसी एक एक्ट आया है भारत सरकार द्वारा, इसको लेकर पूरा विरोध हो रहा है पूरे देश में। तो ये यूजीसी एक्ट के बारे में है कुछ जानकारी आपको? हाँ, इसके बारे में जानकारी है। एक्चुअली ये एक वैधानिक संस्था है, ये विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन है, ये आयोग। तो ये भारतवर्ष में इसलिए बनाया गया था कि लोगों को कोई भेदभाव ना हो, अच्छी गुणवत्ता से पढ़ाई हो विश्वविद्यालयों में, और एक अच्छी परंपरा करके शोध हो। और मुख्य उद्देश्य उसके ये थे कि हमारी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए भारतीयों को, जिससे अब देखो यूनिवर्सिटी बाहर की हैं, हमारा कौन सा नंबर है। अगर इस तरह के हम कानून बनाएंगे
इधर उधर के उठपटांग कानून बनाएंगे तो किस तरह का, हमारा कौन सा नंबर है यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए बड़ा दुख होता है कि यूजीसी अपने कुछ मुद्दों से, जो उसके मुख्य उद्देश्य है, उनसे भटक गई है। ये जो यूजीसी एक्ट आया है, क्या ये हित में है? नहीं, मैं खुद ओबीसी हूँ। हालांकि मैं जातवाद पे विश्वास नहीं करता, ना मैं जात मानता, क्योंकि एक फौजी होने के नाते हमारी कोई जाति नहीं होती। हम सबसे पहले भारतीय हैं, हमारी जात भारतीय है और हम सनातनी हैं, मुख्य रूप से हम सनातनी हैं, तो हमारी कोई जातवात नहीं होती। परंतु ये यूजीसी एक्ट को बड़ा मुझे तो अचंभा लग रहा है। मैं खुद पंडित जी ओबीसी होते हुए मुझे खुद बुरा लग रहा है। मैंने बहुत सारे जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे बात की, अपनी बिरादरी के, दूसरी बिरादरी के जो ओबीसी के हैं, वो कह रहे ये तो हमें बांटने की वो कर दी इन्होंने, ये तो बहुत गलत नियम लाया गया है। भाई वहां पर एक अच्छा आपस में मित्रता रहे। कोई उद्दंड बच्चा है, वो किसी भी बिरादरी का है, उसको दंड मिले। अब ये थोड़ी है कि भाई एक ही दोष मुक्त रहे, एक तो दोष मुक्त रहेगा, चाहे वो दोष करता रहे या वो गलत काम करता रहे, परंतु वो दोष मुक्त रहेगा, और एक दोषी रहेगा बिना मतलब के भी। अगर मान लीजिए किसी की आपस में कोई किसी अन्य इश्यू पर दो बच्चों में झगड़ा हो गया, परंतु वो तो कहेगा कि मुझे जातवाद के हिसाब से मुझे टॉर्चर कर रहा है ये स्वर्ण जातिया, और मुद्दा कुछ और है, इश्यू कुछ और है, तो ये गलत है, बिल्कुल 100% गलत बात है। आप लखनऊ गए थे, लखनऊ मैंने आपका लाइव देखा था, तो क्या नाराजगी थी, क्यों गए थे आप मुख्यमंत्री जी से मिलने? मैं परेशान था। पहले तो मैं अपने भगवान रूप मुख्यमंत्री से माफ़ी चाहता हूँ कि ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए, परंतु मैं बहुत दुखी था वहाँ पर अपने राजनीतिक लोगों से, इसलिए मैं वहाँ पर चला गया। मैं इसलिए गया था कि हो सकता है कि मेरे क्षेत्र में सुधार आ जाए। जैसे चंद्रशेखर ने, उसे आत्महत्या नहीं कह सकते, देश के लिए शहीद हुआ था, इसलिए मैं शहीद होने के लिए कि कुछ लोगों को जो जीवन नरक में था लौनी में, वो सुधार में आए, क्योंकि लोग राजनीतिक रूप से कुछ लोग मुझे बहुत तंग कर रहे थे। इसलिए कौन लोग थे जो आपको दुख? मैं अब फिलहाल नहीं बता सकता, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई मुलाकात हुई? मुख्यमंत्री जी से तो मुलाकात नहीं हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी तक मेरी बात पूरी पहुंच गई है और मैं अभी फिलहाल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भगवान रूप है, उन्हें समय नहीं है। और जो डिस्टर्ब, मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ थी या कितना भी दुखी था, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना, किसी को भी नहीं करना चाहिए ऐसा काम। लोग कहते हैं कि एयरमैन साहब को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई गलत बात होगी तभी तो गुस्सा आया। अब मैंने पोस्ट डाल दी यूजीसी के ऊपर, उसमें कुछ लोग नाराज हुए, होने दो। मैंने जो मेरी बात ही मैंने कह दी, नाराज होने दो। मैंने सच बातें बोली है कि हम जात पात पे बटेंगे। पहले तो बोलते हैं, कुछ नेता बोलते हैं कि सनातन एक रहो, बटोगे तो कटोगे। तो ये तो बांट दिए, जबरदस्ती बांट रहे हैं, नेता ही बांट रहे हैं। परंतु इसका मुख्य उद्देश्य क्या ही थे? इसका मुख्य उद्देश्य यूजीसी का लाने का कि बाबा का यहां पर पकड़ मजबूत होना, बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी का, भगवान रूप का, और यहां पर उनका मजबूत होना ही कुछ नेताओं को खटक रहा था। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यूपी सरकार को कमजोर करने के लिए, यूपी सरकार के मुख्यमंत्री को कमजोर करने के लिए ये यूजीसी नियम लाया गया था। क्यों ऐसा? ये किसी की भलाई के लिए नहीं था। अच्छा, ये नहीं कि किसी की भलाई हो, ओबीसी की भलाई हो या दलित की भलाई हो, ये तो सिर्फ केवल बाबा को कमजोर करने के लिए ये यूजीसी नियम लाया गया था, जिससे जात पात में बढ़ जाए। क्योंकि दलित, ओबीसी और स्वर्ण बाबा के साथ हैं। अब उन्होंने देखा कि ये तो तीनों वर्ग, दलित भी, ओबीसी भी और स्वर्ण भी बाबा के साथ हैं। इसलिए स्वर्ण में और ओबीसी दलित में आपस में हो जाए तो आगे आने वाले 2027 में बाबा धाराशायी हो जाए, और कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं भाजपा को फिलहाल कोई हरा सके। केवल बीजेपी के ही कुछ शीर्ष नेतृत्व ही हराने की कोशिश में है बाबा को। क्यों ऐसा, क्यों हराना चाहते हैं ऐसे? वो इसलिए हराना चाहते हैं कि बाबा का वर्चस्व पूरे भारतवर्ष में हो रहा है
और उस वर्चस्व को उनको पच नहीं रहा है, क्योंकि माननीय मोदी जी के बाद में वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि बाबा अगर मजबूत रहा तो बाबा का नंबर आएगा, और अगर बाबा कमजोर हो गया तो बाबा का नंबर नहीं आएगा, इसलिए प्रधानमंत्री पद के लिए, इसलिए सब कर्म खेला जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश में हम लगातार देखते हैं सोशल मीडिया पे डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ टकराव है क्या? कुछ ऐसा है, केशव प्रसाद मौर्य जी तो मोहरा हैं। किसके? ये अमित शाह जी के मोहरा हैं, और जितने भी फिर केशव प्रसाद जी ने कुछ मोहरा बना रखे हैं, जैसे कुछ विधायक है, एक आध मंत्री है, तो इस तरह के वो मोहरा है, परंतु मेन जड़ दिल्ली है, अमित शाह जी के पास है सारा। ये जो कलेश हो रहा सारा हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी द्वारा ही ये सब कृत हो रहा है। क्यों? वो क्यों हराना चाहेंगे? वो तो बड़े नेता हैं भाजपा के। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने सिंचाई की है भाजपा की, उन्होंने बहुत मजबूत किया भाजपा को, परंतु प्रधानमंत्री पद तो ऐसा है गुरुजी कि इसे हर कोई बैठना चाहता है, परंतु जो बाबा के अंदर वो है वो दूसरे में थोड़ी। बाबा तो हर जगह। मैं आपको बात बताऊं गुरुजी कि हर प्रदेश में, हर राज्य में मेरे एयरफोर्स के और फौजी हैं, हर प्रदेश में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, सब जगह, राजस्थान, हरियाणा, बाबा की सब जगह डिमांड है, हर राज्य में। बिना बाबा के अब ये सोच रहे हैं कि इन्होंने जीता है बिहार और क्या नाम है हरियाणा, जिस दिन बाबा अलग हो गया ना, उस दिन एक भी राज्य में बीजेपी नहीं रहने की है। मैं बिल्कुल 100% बोल रहा हूं, जबकि ना मैं किसी का सदस्य हूं, किसी पार्टी का सदस्य हूं, ना मैं किसी का वो हूं समर्थक हूं, परंतु जो सच्ची बात है वो बोल रहा हूं। तो बाबा में इतनी ताकत है कि बाबा की वजह से तमाम राज्यों में भाजपा जीत रही है चुनाव। अरे बाबा जो ना, देखो बात ये है, करनी और कथनी में अंतर नहीं है, जो कहता है उसे करता है बाबा। और लोग बाग तो अब नेता तो ऐसे हैं कि अब कुछ कहे, एक कदम चलने पर दूसरी बात बोल देंगे, परंतु बाबा ने क्या बोला कि समूह नष्ट कर दूंगा बदमाशों का। बदमाश, बद मीन्स बुरा, बुरा मानुष। अगर बुरे मानुष को वो खत्म कर रहे हैं, बुरे मानुष को वो हटा रहे हैं, एक राम राज सा समझो। फिलहाल हमने देखा कि जबरदस्ती किसानों की भैंस खोल के ले जाते थे, जबरदस्ती उनके हाथ पैर बांधते थे किसानों के, जबरदस्ती रास्ते में पैसे छीन लेते थे आम आदमी के। और अब कहीं कोई घूमो, रात को घूमो, दिन में घूमो, लड़कियों की तरफ को आंख उठा के देख लो, अगर किसी ने सुबह कान खुड़काया तो 1-2 घंटे में कान गायब हो जाएगा। ये है बाबा के अंदर। कोर्ट ने तो अभी कह दिया कि एनकाउंटर नहीं होंगे ऐसे। अरे पुलिस पे गोली चलाएंगे तो पुलिस गोली खाने के लिए बनी है क्या? पंडित जी आप भी ऐसी बात कोर्ट ने बोल दिया। अगर कोर्ट ने ये बोल दिया कि भाई तो मतलब पुलिस चुपचाप गोली खाती रहे और बदमाश गोली मारता रहे। भैया बिल्कुल सीधी बात है, बदमाश गोली चलाएगा तो पुलिस भी गोली चलाएगी और बदमाश तो मरे गए, निश्चित बात है गुरुजी। तो योगी जी को इतना आपके मन में तो बड़ा, आप समर्पित भाव से योगी जी को मानते हैं, इसका मतलब? अरे भैया जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचता है तो भगवान जन्म लेते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीते जी भगवान ने जन्म ले लिया, और वाकई में भगवान है, सच मानना पंडित जी, योगी जी भगवान है। कैसे लगा आपको भगवान है योगी? भगवान को मैं एक बात तो ये बता रहा हूं कि जो बुरे आदमी उन्हें भी मोक्ष मिल रहा है। पहली बात तो ये कि जो मर रहे हैं उनका भी सौभाग्य है कि बाबा के द्वारा संचालित व्यवस्था से वो मर रहे हैं, क्योंकि अब रावण मरा था, मोक्ष को प्राप्त हुआ, भगवान राम ने मारा। अब ये जितने बदमाश मर रहे हैं इनका तो सौभाग्य समझो कि बाबा के संरक्षण में ये काम हो रहा है, उन्हें तो सीधा जन्नत मिलेगी।
और मैं एक बात और बता रहा हूं, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैं सोपन ओपन पे या भूत प्रेत इन सब पे विश्वास नहीं करता, परंतु मैं बिल्कुल 100% एक सच, मेरे पैर करीब जुलाई में दोनों पैर बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे। अच्छा। तो पंडित जी ये सच बात है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ना तो इलेक्शन लड़ना कि कहीं का टिकट चाहिए, ना मुझे चापलूसी करनी, परंतु जो सच्चाई है मैं कह रहा हूं। बात ये थी कि मेरे जब दोनों पैर पैरालाइज हो गए तो मैं रात को उठा, मैं रोने लगा कि भगवान मेरी कैसे होगी अब गुजर बसर, और मैं रो करके सो गया। क्योंकि मेरे अंदर एक ये है कि पशुओं का मैं प्रेमी हूं। जैसे मेरे पास कुत्ते हैं, इवन ये मेरे कमरे में भी सोते हैं, कुछ तो कुछ बाहर हैं। मैं अपनी पेंशन से कम 10 किलो दूध, 5-6 किलो आटे की रोटी खुद बनवा करके उन्हें खिलाता हूँ। नंदी आते हैं मेरे पास, मेरी ओपन गौशाला है जिसमें मैं अपनी पेंशन के द्वारा उन्हें खड़ बांट चारे का प्रबंध करता हूँ। इसलिए भगवान ने मुझे दिखाया होगा कि भगवान होते हैं तेरी सहायता करने के लिए। जब जैसे ही मेरे पैर पैरालाइज हुए तो डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये पैर सही नहीं होंगे। मैं आकर के घर पे आकर के सो गए। तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, तो मैं 3 बजे उठा। 3 बजे मैं 1 घंटा तक रोया बैठ करके कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो हुए। और जैसे ही सोने के बाद में बाबा के हाथ में चक्र। अच्छा। भगवान कसम, बाबा के हाथ में चक्र, और वो चक्र घूम रहा है। बोला क्यों रो रहा है? मैंने कहा जी मेरे पैर खराब हो गई। सच बता रहा हूं। उन्होंने बोला 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, रो मत। और वास्तव में चमत्कार हुआ कि मैं ठीक हो गया। अच्छा। तो भगवान रूप है बाबा योगी आदित्यनाथ जी, भगवान का रूप। पैर ठीक हो गए आपके? मेरे पैर बिल्कुल सही हो गए। 3 दिन में एकदम से इंप्रूवमेंट होना शुरू हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा चमत्कार हुआ है। बहुत बड़ा चमत्कार। मैंने खुद भुगत भोगी, जबकि मैं सपने में मेरा पहला स्वप्न ऐसा है, मैंने याद रखा है, जो मेरे याद है आज भी, कि ऐसे चक्र चला रहे हैं, चक्र उनके हाथ में इस तरह से चक्र घूम रहा है। बोला क्यों रो रहा है? मैंने बोला जी मेरे पैर खराब हो गए, मेरी जिंदगी खराब हो गई बाबा। मैं उनके पैरों में लेट गया। तो वास्तव में उन्होंने बोला अरे परेशान मत हो, मैं किस लिए हूं, अब मेरे पैर सही हो गए। पंडित जी सही बोल रहा हूं। तो इसलिए मैं उन्हें भगवान रूप बोलता हूँ। योगी जी को आप अवतार मानते हैं? अवतार मानता हूँ, कृष्ण अवतार है वो। हाँ। तो ये जो है गौशाला है आपने तो? हाँ ओपन है जी। 10-12 गऊ है मेरे, गऊ है, कुछ नंदी है। आप तो अभी हल वगैरह चलाते हो, बैलों का हल चलाते हो? हाँ मैं हल भी चला लेता हूँ मैं अपने। अभी बैल हैं अभी घर पे? हाँ है जी, है जी। कितने बैल हैं? बैल तो यूं तो अब नंदी ये लगाए तो ये तो बहुत ज्यादा। अच्छा, नहीं जो हल भी चलते हैं बैल? वे हैं 2 बैल हैं। अच्छा। हाँ जी। अब कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी 60 साल 61वीं चल रही है। तो अभी भी आप हल चलाने की हिम्मत हाँ करते हो? हाँ बिल्कुल चला लेता हूँ। हल चलाने में कौन सी कोई रॉकेट साइंस है ये। मैं एक दिन फेसबुक पे आपको देख रहा था, आप जो मेडा लगता है हाँ बैलों की मेडी चला रहा था मैं। एक मैंने अपने खेत में मेडा लगाया था। अच्छा। हाँ बैलों से। तो अब तो युग बदल गया, अब तो ट्रैक्टर का युग है। असलियत में इन ट्रैक्टरों ने ही तो विनाश लिया है हमारा। अब ये नंदी जो इधर उधर घूम रहे हैं, पहले पता गुरुजी क्या होता था, किसी के घर में बछड़ा होता था तो गुड़ बंटता था, जैसे लड़का पैदा होता था गुड़ बंटता था। अब जस्ट अपोजिट हो गया कि ये ट्रैक्टर आने से इन नंदियों की जो कदर हुई है खत्म, वो इसलिए तो हुई है। और लोग बाग मेहनत नहीं करते। अगर अब भी अपना एक हल रखें और थोड़ी मेहनत करें, जिम विम जाने की जरूरत ही नहीं है, सारी एक्सरसाइज तो खेत में हो जाएगी। एक हल 1 बीघे अगर आपने खेत जोत दिया तो समझो कि आपके तो सारा शरीर बिल्कुल सारी एक्सरसाइज होगी। पैरों की भी एक्सरसाइज, आप हल के पीछे पीछे पैदल चलते हैं वो एक्सरसाइज, हाथों से जोर लगाते हैं उस पर, हाथों की एक्सरसाइज, पेट की एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज। परंतु लोग बाग अभी आधुनिकता में घुस गए। आपने हाई स्कूल कब किया होगा लगभग? मैंने 81 में किया था। जी जी। तो अगर हम बात करें साहब 81 सर, आज की बात करें, लगभग हम 2026 में बैठे हुए हैं। जी जी जी। और
ये मान लो 45 साल की अगर हम बात करें जी। तो 45 साल में हमारा समाज कितना बदला? जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, उनकी क्या ताकत थी, आज भी संयुक्त परिवार हैं, तो जो पूरा परिवर्तन हुआ, लोग अब जातिवाद में, उस समय भी कितने जातिवाद में जितने आज हैं, एक बार आप इस पर डिस्कस हम करते हैं कि भाई हमारे समाज में कितना परिवर्तन हुआ पिछले 45 सालों में? असलियत में परिवर्तनों को तो काफ़ी हुआ है, और जातिवाद हम तो सब साथ खेलते थे, सभी वर्ग के लोग, जितने सनातनी थे, जिसके टिक्का लगता वो सनातनी, वो दलित क्या, स्वर्ण क्या, ओबीसी क्या, ये तो इन नेताओं ने बना दिए सब। बहुत परिवर्तन हो गया। अब देखो ना यूनिवर्सिटी में क्या बुरा हाल हो रहा है, रोज आंदोलन हो रहे हैं, क्यों करवाए ये भी इसी तरह से प्रेशर में, जैसे देवीलाल ने वो मंडल कमीशन का वो था ना, और वीपी सिंह कहाँ चले गए? माननीय वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया था, क्या हो रहा? तो इस तरह से वोट नहीं मिलती हैं, सभी बिरादरियों को साधने से ही काम चलता है। बस हम तो एक बात जानते हैं गुरुजी, कि टोटल हिंदुस्तान में जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, और जो उद्दंडता है चाहे किसी भी वर्ग का है उसको दंड मिले। ऐसा नहीं है कि भाई स्वर्ण ही या ओबीसी या कोई भी एक जाति पे प्रहार मत करो। तो योगी जी को लेकर आपके मन में इससे भाव क्यों है? आपने बता दिया कि योगी जी तो अवतार है। देखो भाव, जब वो रिजल्ट सबके सामने, मेरे सामने तो मेरा व्यक्तिगत रिजल्ट है, परंतु पूरे देश के सामने, पूरे हमारे उत्तर प्रदेश के सामने रिजल्ट है। एक हमारा बीमारू राज्य था, आज हम बहुत अच्छी कंडीशन में पहुंचा दिए बाबा योगी ने। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी अच्छी कर दी है बाबा ने, और बहुत सारी बात है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, सब गुंडा ही, कुछ अब नहीं हो उनके कहने से कोई बने है जी? अपोजिट तो बोल लेगा ही, अपोजिट तो कहेगा कुछ भी ना हुआ। अब उन्हें जब पता था, जब मुख्तार अंसारी हर की वजह से चीफ जस्टिस का भी काफिला रुक जाता था, और मुख्यमंत्री भी साइड में, उनकी हिम्मत नहीं होती थी, खुलेआम AK-47 लेके घूमते थे अंसारी हर और ये अतीक हर, तब बढ़िया था। आज खराब है। आज अगर आम जनमानस शांति से, सुख शांति से रह रहा है, तो अखिलेश जी को कैसे कह देगा कि वो तो कहेगा ही। वो तो कहते हैं कि योगी जी में जातिवाद है। नहीं, कुछ नहीं। योगी जी केवल सनातन को मानता है और किसी को नहीं मानता। वो अगर जातिवाद होता, आप एक बात बताओ गुरु जी, कि पहली बात तो ये, जातिवाद वाला आदमी पहले अपने घर को मजबूत करेगा। उसकी बहन एक फूल माला बेच करके, चाय बना करके अपना गुजर बसर कर रही है, अगर उसके अंदर ये जातिवाद की भावना होता, परिवारवाद होता, तो अपने घर को मजबूत ना करता। उसका एक भाई फौज में है, उसमें फ्रंट युद्ध पे लड़ रहा है, उसका एक छोटा भाई, उनसे छोटा बड़ा मुझे इसका तो पता नहीं है, परंतु एक भाई उनका फौजी है। नहीं वो तो अखिलेश सर तो कह देते छोड़ के चला, क्यों मरने को बैठा, आ जाए यहाँ MP बनाएंगे तुझे। तो वो इतना तो वो तो कहते हैं कि भाई योगी जी के कार्यकाल में डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा, उन्होंने किया डेवलपमेंट। देखो वो तो कहेंगे जी, उनका अब किसी का मुंह तो रोके नहीं जी, अकबर मुंह रोक लेंगे किसी का, कहो, परंतु जनता के अंदर बहुत ज़्यादा मान भाव है, और उसके प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा भावनाएं उनके प्रति। अगर भगवान सब कुछ ये कहते हैं कि हे भगवान बहुत अच्छा हमें मुख्यमंत्री मिल गया। दूसरे प्रदेश के भी, मैं तोसाम गया था जी, एक रघुवीर था, इसके बिरादरी का जो मुख्यमंत्री है हरियाणा का, उनकी वो सैनी है शायद, हाँ सैनी जी हैं। तो सैनी जी थे। मैंने बोला जी आपकी बिरादरी के मुख्यमंत्री हैं, और अगर बाबा योगीनाथ हरियाणा में आ जाए तो, अरे भगवान अगर आ जाए तो यार, बिरादरी नहीं, हम तो सारे मिलकर के वोट देंगे। खुद रघुवीर नाम का तोसाम का है, आरा मशीन का काम करते हैं, उससे पूछ लो जा करके। उन्होंने मेरे सामने बोला था कि हम तो बाबा योगी को वोट देंगे और इस सैनी को, अपने मुख्यमंत्री को वोट नहीं देंगे, उन्होंने बोला मुझे। तो केशव प्रसाद मौर्य का क्या विवाद है मुख्यमंत्री जी से? अभी आप कह रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य, अरे वो तो खुद ही अपनी हिसाब क्या हार गया,
हारने के बाद में वो डिप्टी सीएम, उसे तो डिप्टी सीएम भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। अब देख रहा मुख्यमंत्री की तरफ, उसे तो लेना ही नहीं चाहिए था। अगर भाई मैं तो हार गया, मैं नैतिकता के आधार पर, उसे तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनना चाहिए था। और एक बात बताऊं, ये तो यहीं से हार गया यूपी से। बाबा को हिंदुस्तान की किसी सीट से खड़ा कर लो, जो टप से टप सीट है उससे खड़ा कर लो, जो यूं कहे कि ये बिल्कुल कांग्रेस की है या ये वामपंथियों की है या उसकी है, वहां भी जीत जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। अच्छा। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या प्रधानमंत्री की दौड़ में है योगी बाबा? अब भैया राजनीति का तो मुझे पता नहीं जी कैसे कैसे हो रही है, पर प्रधानमंत्री मुझे ऐसा लगा है कि इंदिरा गांधी भी अच्छी प्रधानमंत्री थी। एक इसको इमरजेंसी को थोड़ा सा पीरियड को छोड़ दे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री सिद्ध होंगे, आज मैं बता रहा हूं। अच्छा। हाँ जी, 100% गुरुजी। और जहां तक मेरा विचार है, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जो अभी हिंदुओं को मार रहे हैं ना, मारना तो दूर रहा, जिस दिन शपथ ले ली ना राष्ट्रपति भवन में, उसी दिन पसीना छूट जाएंगे, मारना को हाथ नहीं लगा सकता बांग्लादेश में भी हिंदुओं को। तो ये प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते जो अब हैं मौजूदा मोदी जी? वे बोलते हैं, परंतु बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं भी होती हैं। पर बाबा तो पहले हिसाब करेगा, बाद में समस्या देखेगा। तो क्या दूसरे देश पर हमला कर देंगे अगर वह हिंदुओं पर कोई ऐसी बात आएगी तो? देखो गुरुजी, जैसे पीछे सिंदूर हुआ था और 5-7 दिन और रुक जाता तो हवा खराब ना हो जाती बुरी तरह से। ये जो थोड़ी जल्दी रोक दिया, ये गलत रोक दिया। बाबा होता तो रोकता ही ना। अगर जब तक इसकी देह ना टूट ली, इसकी कमर टूट कर लगना हो जाए, जब तक रुको ही मत, कुछ हो जाता। देश के पास बतेरे संसाधन है, फिर खड़े हो जाते, फिर हम तो कहने का मतलब है बीच में रोक देना। आप तो चूंकि एयरफोर्स में रहे हो, ये जो अभी भारत पाकिस्तान में भी टकराव हुआ था, तो ये बहुत सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने से जो है कहने से ही युद्ध रोक दिया गया। एक्चुअली विश्व की शक्तिशाली वो है। अब देखो ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को लेगा उठा करके, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस तो हो ही रही है, तो कहीं कहीं झुकना भी पड़ता है। वैसे विदेश नीति माननीय प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी है। मैं विदेश नीति से इसमें 100% सच्चाई है कि माननीय मोदी जी जो हैं विदेश में बहुत अच्छा। ये डोनाल्ड ये ट्रंप जो है इधर उधर की बात करता रहा, परंतु माननीय मोदी जी ने संयम रखा और अब अपने आप ही झुक गया, झुक करके 50% से और 18% कर दिया। भाई यूरोपियन के 15% है, हमारा 3% हो रहा, नहीं तो ज्यादातर किसी का 20%, किसी का 25%, सबका ज्यादा ही है। तो ये झुका नहीं झुका, ट्रंप झुका नहीं झुका। आप कुछ भी कहो जाओ, यूं कह रहे हैं कि तेल ना खरीदे रूस से। अच्छा। माननीय मोदी जी बहुत तेज है। अच्छा। आओ जाएगा तेल तो रूस का आएगा, रूस का साथ ना छोड़ दे। हाँ जी। तो योगी जी को जो है, योगी जी प्रधानमंत्री बनने से कौन रोकेगा योगी जी को? भाई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, पर षड्यंत्र जो ना कामयाब ना हो। षड्यंत्र में अमित शाह जी कामयाब नहीं होंगे, पर षड्यंत्र बहुत तकड़े रच रहे हैं। यहां तक की भी है कि 3rd टर्म में अगर उसमें जो है अगर हार भी जाए बीजेपी तो इनको मलाल नहीं है, केवल योगी जी नहीं आना चाहिए। मान लीजिए हार गए 3rd टर्म में तो योगी जी कमजोर होंगे। 2027 में अगर योगी जी हार गए तो फिर प्रधानमंत्री पद के कैसे दावेदार होंगे। इसलिए ये सब संरचना है, यूजीसी लड़ाना, ये करना गुरुजी, ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए तो आपको कैसे बताया इन सब अंदर की बातों का? देखो जी, मैं भी विश्लेषण करता रहता हूँ, टोटल सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, फिर उसका मूल क्या निकल रहा है। तो मूल तो यही निकल रहा है कि बाबा के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से षड्यंत्र है। परंतु अगर फ्री हैंड दिया, जैसे बात सुनो, अब आप ये देखो गुरुजी
कि लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के बाद में ये उपचुनाव हुए थे ना यूपी में, 10 सीट थी। 10 में से कितनी सीट जीती बताइए? आप बताओ कितनी सीट जीती? 10 में से शायद 8 सीट जीत गया, क्योंकि फ्री हैंड था। और लोकसभा में 2024 में क्यों हारा, क्यों हारे ये क्या वजह थी, क्यों हार गई इतनी सीट? हाँ, ये क्वेश्चन आपको पहले पूछना चाहिए था। 2024 में इसलिए हारा है कि ये 400 पार, ये बेवकूफ समझ रहे उत्तर प्रदेश को, इनको, राजस्थान को, सबको। भाई ने अकल नहीं है। अमित शाह जी ये इधर उधर भगे जा रहे, किसी को बंगलौर बुला रहे, राजा भैया को, बड़े बड़े जो धुरंधर है पूर्वी उत्तर प्रदेश के। बाबा तो एक फोन करता वहीं बुला लेता, क्यों बंगलौर बुला रहा अमित शाह? क्यों ना फ्री हैंड दिया? क्यों ना जो टिकट है भाई ये टिकट खतरे में है, इन्हें रोक दो, क्यों ना उनको फ्री हैंड दिया? टिकट बांटोगे तम, नीति बनाओगे तम, दोषी बाबा क्यों रहेगा? अगर फ्री हैंड होता ना बाबा का कि खुद टिकट अपने सर्वे के हिसाब से खुद टिकट बांटो और खुद देखो चुनाव को, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, पीछे ये सब शीर्ष नेतृत्व तो लगता, और परंतु फ्री हैंड होता तो 80 में से 1-2 सीट ही जाती बाहर है। गुरुजी सही बता रहा हूं। ये तो अयोध्या भी हार गए। अयोध्या तो हारते ही है। जब राजनीति कर रहे हैं लोग बाग समझ गए कि बाबा को परेशान कर रहे हैं। अगर ठीक से सीट आ गई तो हमने जिताया, अमित शाह ये कहता, और बाबा को मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं जो ज्यादा सीट आती तो। अच्छा, ऐसे भी कुछ? हाँ, बाबा को हटाते हैं। ये तो अच्छा हो गया कम सीट आई है, और इनकी खुद की नीतियों से कम सीट आई है। अगर ये फुल बहुमत से उसमें आ जाती बीजेपी तो बाबा हट जाता। अच्छा, हाँ। तो ये तो 400 पार का नारा दिया था कि इस बार 2024 में 400 पार चल जाएगी भाजपा। ये जनता की नमज को नहीं जानते, ये वैसे ही तो चाणक्य बन रहे हैं। है भी दिमागदार भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि माननीय गृह मंत्री जी ने मजबूत भी किया है, परंतु अब जिस पेड़ को इतना मजबूत किया उसी पे कुल्हाड़ी लेके लग रहा है तो वो तो गलत है। उसी पेड़ को काटने पे, उसे कमजोर करने पे लग रहा है। एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार बाबा ना हो जाए, तो इस तरह के षड्यंत्र रचना गलत है। तो अब जैसा पूरा माहौल चल रहा है तो 2027 में क्या लग रहा है आपको, क्या रिजल्ट आएंगे? अगर बाबा के साथ छेड़छाड़ ना हुई तो उत्तर प्रदेश में अब से पहले कोई चुनाव नहीं हुआ, इतना जबरदस्त वोट मिलेंगी, इतनी जबरदस्त सीट आएंगी कि वह पूछो मत ना, अगर बाबा के साथ छेड़छाड़ ना हुई। और अगर छेड़छाड़ हो गई? और छेड़छाड़ होगी तो बस छेड़छाड़ तो फिर तो भारतवर्ष में सबके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सबके ऐसी छेड़छाड़ होगी कि किसी भी प्रदेश में, कोई भी राज्य में भाजपा की सरकार नहीं होगी। अगर बाबा ने एक बार अपना कमंडल ठा के अपने गोरखनाथ पीठ में आ गया ना तो अखिलेश तो मुख्यमंत्री बन जाएगा और सब प्रदेशों में भाजपा साफ हो जाएगी। ये लिख के दे रहा हूं मैं, जो लिख लो पंडित जी आज। तो बाबा इतने ताकतवर है कि इतने ताकतवर हो गए वो, क्योंकि उनकी कथनी करनी में अंतर नहीं है। देखो गुरुजी, जैसे मैं आज बोल रहा हूं भाई ये गलत है, ये आदमी गलत है और वो गलत है, मैं कह रहा हूं कि मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूं कि ये मैं काम करूंगा और मैं कमिटमेंट पे खरा उतर गया, तो आदमी तो चाहेंगे कि यार बिल्कुल जो बोला था वही हो रहा है, जो कह रहा है वही कर रहा है। बाबा जो बाबा बोलता है उसे ही करता है, जनता के अनुरूप फैसले लेता है। भाई जनता के, उसे कोई व्यक्तिगत को तो कुछ नहीं है, जनता की भलाई के लिए फैसले। बदमाशों को मार रहा, कौन सा बदमाशों को भी तो इसलिए है कि जनता हमारी ठीक है, हमारी शांतिपूर्वक रहे। कानून व्यवस्था इसलिए तो बना रहा है कि मेरी जनता को कोई परेशानी ना हो। तो आप मुख्यमंत्री जी से कितनी बार मिले अभी तक? मैं तो एक बार भी नहीं मिला जी। अच्छा। परंतु मेरी मिलने की इच्छा है, अगर मेरे जीते जी कभी भेंट हो गई तो मिलेंगे जी। तो आपने तो बता दिया कि वो अवतार हैं, आपके सपने में आए, आपको दिक्कत थी घुटने में, वो ठीक हो गई बिल्कुल आप? जी 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 जी।
चक्र लेके भी आए थे। अरे हमारे सपने में मिल गई, मैं तो मुलाकात ही समझो मेरी तो। जब मेरे दिल में है तो आमने सामने से क्या होए, जब मेरे दिल में अंदर है तो मत मिलो, कोई बात नहीं, बाबा को काम बहुत है, अब सबसे थोड़ी मिलेगा। अच्छा। हाँ। तो घूमते अब आप एक बात बताओ, 18 घंटे काम करना, 6 घंटे बचे, उसमें सोना भी, उसमें सुबह उठ करके भजन भी, गायों की सेवा करना भी, 6 घंटे में ये भी करते हैं, 18 घंटे प्रदेश के लिए देते हैं। तो उनको इतना टाइम कहाँ है? 24 करोड़ की जनता हमारी, अब सब चाहें जी मैं भी मिलूं, मैं भी मिलूं, कोई बात नहीं, नहीं मिले हमारे दिल में है, मिले या ना मिले। तो बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कर रहे हैं सब अच्छा काम? देखो जी, मैं तो और इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता कि भाई अच्छे कर रहे हैं नहीं कर रहे, परंतु कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे। कोई ऐसा वो बताओ कि अगर बाबा ऐसा काम कर दे तो इससे और भला होगा जनता का, ऐसा क्या काम करें बाबा? भाई एक तो जनसंख्या नियंत्रण पे काबू करें। अच्छा। एक एक के 30-30, 40-40 हो रहे हैं, 12 ऐसु नीचे तो किसी के है ही नहीं एक समुदाय के। तो अगर ये जनसंख्या नियंत्रण पे अगर स्टेट लेवल पे भी बाबा कदम उठा जाए तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा। बाकी कानून व्यवस्था ठीक है, बेरोजगारी पे भी कंट्रोल कर रहे हैं। पहले तो ये शिवपाल यादव जी ये सब मिल करके पता नहीं क्या करते थे, कैसे कैसे पर्ची बंटती थी, क्या होता था। आजकल तो बिल्कुल निष्पक्ष है। हमारे गांव में काफ़ी, उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारे गांव के चारों तरफ गुजरों की बहुत संख्या उत्तर प्रदेश पुलिस में, पहले तो नहीं होती थी। पहले तो एक वर्ग के लोग ही ज़्यादा जाते थे। किस वर्ग के? बस अब उनका नाम क्या लें, बताई दो, कोई बात। यादव जी, यादव को भर्ती करते थे ज़्यादा। हाँ, और यादवों से भी पैसे लेते थे। उस टाइम पे तो ऐसे होता था, कहाँ होता था? पंडितों की, गुजरों की, जाटों की कहाँ गिनती थी? किसी थाने में नहीं, सभी जगह यादव होते थे। हर थाने में, हर तहसील में जहां देखो यादव। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ठीक है करो तो थोड़ा बहुत करते, परिवारवाद में लगा करके नीचे से ऊपर थे, चाचा भतीजा ताऊ फूफा मामा सब, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई एमएलसी, कुछ। बाबा का कौन सा भाई एमएलए एमएलसी है? उसके परिवार का। चाय बेच रहे हैं, कोई माड़ा बेच रहा है बहन, कोई कुछ कर रहा है। बाप ने बेचारे ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजार दी, भैया फौज में है, माँ भी उसी हालत में जिस हालत में एक गरीबी की हालत होती है। बाबा ने एक बार कहा था ना कि मैंने शपथ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ली, अपने परिवार के लिए नहीं ली। उन्होंने वो कर भी रहे हैं। अरनी 2, 4, 10 करोड़ तो कोई दियाएगा उनके परिवार को, पर सख्त हिदायत है, 1 रुपया ना तो वे ले उनका परिवार, वे तो अपनी मेहनत का कर रहे, खा रहे बेचारे। और बाबा के दौरे क्या है? एक चटाई और 1-2 जोड़ी लत्ता, अरे जय हिंद जय भारत। अब की बार जो संगठन का जब चुनाव हुआ तो गोरखपुर से तो बाबा हैं, और गोरखपुर के बराबर में महाराजगंज जिला है, तो हाल ही गोरखपुर में रहते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी जी। अब मुख्यमंत्री भी एक जिले के और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी एक जिले के। ऐसा है, एक कौवा होता विदेश में, तो बाज पे कोई प्रहार नहीं करता, वो कौवा ही करता है। एक मैं कौवा का नाम भूल गया, उसे भागा भी बोलते हैं, कहीं दुष्ट प्रकृति का भी बोलते हैं उस कौवा को। तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर बैठ जाता है बाज के, और बाज के वो ठूंग मारता है, परंतु बाज कुछ नहीं कहता, परंतु इतनी ऊंचाई पे ले जाओ उसे, इतनी ऊंचाई पे ले जावे कि जहां ऑक्सीजन कम हो जाओ वो अपने आप मर जाएगा। अब बाबा की लकीर तो ऐसे, बाबा तो बाज है, इन्हें सब है जो हुए भी है ना, जो षड्यंत्र रच रही, वैसा ना कहेगा ठूंग मारते रहो, ये कितनी ठूंग मार रहे, पर ऐसी ऊंचाई पे ले जाएंगे जहां ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। सही बता रहा हूं, सच बात है। तो आप ये ऐसा एनालिसिस कैसे करते हो जी? आप इतना एनालिसिस कैसे करते हो? देखो, और भी कुछ ना तो प्रकृति ने तो मुझे कुछ दिया ही है। मैं देखता हूँ, सुनता हूँ,
और फिर क्रम सुनो, मैं खुद जब मैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बच्चों को रोजगार मिल रहा है। पहले हमारे गांव में 1-2 यूपी पुलिस में होता था, कोई 1 या 2, 10,000 की जनता में, और आज सैकड़ों है। ये कैसे हुई है? ये बाबा की वजह से ही तो हुआ, और हर गांव में यही हालत है अब। तो जब सब कुछ देख रहे हैं, नौकरी भी दे रहा है, जितनी मतलब वो है, जितने संसाधन है उनका सही सदुपयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संसाधनों का सबसे पहली बार अब सदुपयोग हो रहा है, जो संसाधन बाबा के पास मौजूद है। आप कितने सहमत हैं? पहले आर्मी का जो जवान होता था वो 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में रिटायर होकर आता था, अब 5 साल में वापस आ जाता है। तो ये जो सेना में जो नया परिवर्तन किया है जी, आप इससे कितने सहमत हैं? देखो ऐसा है जी कि विदेश में तो कंपलसरी है, कुछ देश ऐसे हैं जहां पर फौजी बनना जरूरी है। अब एक आदमी अगर फौज में चले जाए, बहुत से तो क्या होता था कि बीच में छोड़ कर आना चाहते हैं, उनके बस की नहीं है। 4 साल एक ऐसी सर्विस है, वहाँ फौज का भी अनुभव प्राप्त हो गया, उसके बाद में आकर के यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, BSF, CISF, आसाम पुलिस, मतलब आसाम राइफल, इन सब में जो केंद्र सरकार के अंदर जो है, राज्य सरकार के अंदर है, उनमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, उनको फिर भी नौकरी मिलेगी। जो मैं सहमत हूँ। नहीं, जो स्थायी आर्मी का जवान है, अगर युद्ध होता है तो 4 साल वाला उसमें कारगर होगा, जिसे ये पता है कि मैं तो 3 साल बाद चला जाऊंगा, 4 साल बाद, या वो युद्ध बेहतर करेगा जिसको पता है कि वो परिवार छोड़कर आया? अरे नौजवान अब है, ट्रेनिंग मिलती है, एकदम से ट्रेंड हो जा, 1-2 साल में ही बिल्कुल फिट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नियम बिल्कुल मैं इसे गलत नहीं मानता। आप सही मानते हैं? हाँ, मैं सही मानता हूँ इसे। फौजी का फौजी हो गया और बेरोजगारी भी कम होगी, ज़्यादा भर्ती होंगे, ये बाद में आकर के उसमें लगते रहेंगे। वहां जाने के बाद में बहुत से तरह में मैं लिकट जाऊं, पहले लिकटने का भी कोई रास्ता नहीं होता था, जबरदस्ती करते थे, अब रहना पड़ेगा। नहीं तो अब फिर रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे जब वही आर्मी में जाएगा, वही लड़का फिर यहाँ के जो अर्धसैनिक बल हैं पुलिस है उसमें हो जाएगा। अब वो 10-20 लाख रुपया तो कमाई लेगा, 10-20 लाख अनुदान मिलेगा, ये तो सब राज्य सरकार ने कह रखी है। अपना कोई फैक्ट्री लगा लो, कोई नौकरी कोई यूं थोड़ी है कि नौकरी से गुजर बसर होगी। तो आपको लगता है ना कि सेना कमजोर होगी अब? ना, सेना कमजोर नहीं होगी, सेना हमारी ठीक सही स्थिति में है। सेना कभी कमजोर नहीं होती, हम भारतीय, हमारे अंदर DNA में जो है ना, अगर ट्रेनिंग भी ना हो तो वैसे भी लठ लेके भी मजबूत है, ये तो ऐसी बात नहीं है, हमारी सेना बहुत मजबूत है। जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जी, आप सैनिक थे, एयरफोर्स में थे, तो आपके मन में क्या भाव था जब ये कहा कि आप भी बॉर्डर पे जाओगे? अरे भाव क्या है, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए भाव देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या भाव है, जाएंगे। अरे जिस मिट्टी ने हमें बड़ा करा, पाला पोसा, हमारी मातृभूमि ने, उसकी रक्षा करना हमारा सबका दायित्व है। उस समय आपके मन में क्या लक्ष्य था? कुछ लक्ष्य नहीं था, साले मारेंगे चल के, साले का अब बुद्धि सही कर देंगे, और कुछ लक्ष्य नहीं था। बड़े कैसे बड़े हमारे उसमें, और लक्ष्य कुछ नहीं था। ये तो कुटिल आदमी है, जाहिल आदमी है। ये पाकिस्तान कोई वो थोड़ी है, ये तो एक नौजायज औलाद पैदा हुई है, बिल्कुल गलत है। भाव कुछ नहीं था, केवल ये था कि हमारी मातृभूमि की हमें रक्षा करनी है और जो दुष्ट आए उन्हें मार के भगाना है। तो अब आप सोशल वर्क करते हैं, लगातार सामाजिक काम करते हो, तो आपकी इच्छा होती है कि मैं भी चुनाव लड़ लूँ? कोई नहीं, मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, ना मैं कभी चुनाव लड़ूं। आपके मंच से, आपके न्यूज़ से, इंडिया न्यूज़ से आज मैं कह रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी का सदस्य हूं, ना मैं किसी पार्टी का, मैं किसी के, जो मौजूदा हालत में है वो मैंने बता दिया, ना मैं निष्पक्ष होकर के बताया है। कभी जिंदगी में चुनाव ना लड़ूं, गांव की प्रधानी का, ना मेंबरी का, ना काय का। गांव के मेंबर होना सबसे छोटी इकाई, उसका भी चुनाव नहीं लड़ू कभी। तो साथियों, हमारे साथ सतवीर एयरमैन जी, और चूंकि आप सैनिक रहे हैं, मन के बहुत सच्चे हैं, दिल के बहुत सच्चे हैं, और अगर कोई थोड़ी सी बात देश विरोधी करता है तो इन्हें गुस्सा आता है। और आपने अभी बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर इनके मन में उनके प्रति कितने भाव हैं। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सामान्य आदमी नहीं है, वो अवतार हैं। और इन्होंने अपनी एक कहानी सुनाई, हालांकि उस समय इनकी आंख में आंसू आ गए थे एयरमैन साहब के,
आंखें नम हो गई थी उस समय बताते हुए। और ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जब तक हैं, जब तक भाजपा राजनीति में चमकेगी, और जिस दिन योगी आदित्यनाथ को गिराने का प्रयास किया गया तो भाजपा भी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा कहना है। तो आप देखिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि जो एयरमैन साहब ने कहा आप उससे कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर बताइए कि एयरमैन साहब की बात से आप कितने सहमत हैं, उनकी बात सही है गलत है। और लगातार चूंकि आप ना पॉलिटिकल किसी पार्टी के सदस्य हैं और ये भी दावा करते हैं कि आने वाले समय में कभी चुनाव भी लड़ेंगे, कारगिल का आपने युद्ध किया है, आप शांति सेना में भी रहे हैं, श्रीलंका रहे हैं, लगातार जो देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन भाजपा के प्रति समर्पित भाव है। और भाजपा में भी योगी आदित्यनाथ को लेके आपके मन में बहुत ज़्यादा भाव है, योगी आदित्यनाथ जी को आप भगवान का दर्जा देते हैं। तो आप देखिए, आप लगातार बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप एयरमैन साहब से सहमत हैं या असहमत हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, एयरमैन साहब, नमस्कार।